हेलो दोस्तों, एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल RKITI में। तो दोस्तों, प्रीवियस ईयर का जो लेक्चर चल रहा है यह हमारा कौन सा होगा लेक्चर? हमारा सेट 11वां होगा। इससे पहले ऑलरेडी हम 10 सेट अपलोड कर चुके हैं अपने वीडियो अपने चैनल पे। तो आप लोग अगर नहीं देखे हैं तो कृपया हमारे चैनल के डिस्क्रिप्शन में या प्लेलिस्ट में जाके ज़रूर देख लीजिएगा। ठीक है, तो आज हम 11वां सेट लेकर आए हैं। यह भी जो भी सब क्वेश्चन है यूपी PCL TG2 में पूछा हुआ क्वेश्चन प्रीवियस ईयर का है, जो 2021 में एग्ज़ाम हुआ था उसमें से लिया गया है। तो ये सब क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये एग्ज़ाम में आ चुके हैं, तो आप लोग केयरफुल देखिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। पहला दिया है एक 440 वोल्ट 6 ध्रुवी। ध्रुवी का मतलब पोल होता है। 50 हर्ट्ज इंडक्शन मोटर 960 RPM की गति से चलित है। प्रतिशत स्लिप की गणना करिए। तो देखिए 960 RPM से चलित है, तो पहले क्या निकालेंगे? सिंक्रोनस स्पीड। फार्मूला होता है NS बराबर 120 F/P। तो P कितना दिया है? NS बराबर हो जाएगा 120 इंटू F50 है। P कितना दिया है? 6 दिया है, 6 से काट लेंगे, 6 दूनी 12 या 5 दूनी 10, यानी NS का मान आ गया आपका 1000 RPM। तो NS का मान जो NS है, NS का मान 1000 RPM है और NR का मान ऑलरेडी दिया है कितना? 960 RPM। ठीक है, तो स्लिप प्रतिशत स्लिप ज्ञात करने के लिए हमारा फार्मूला होता है प्रतिशत स्लिप बराबर NS माइनस NR बटा के NS इंटू 100। ठीक है, याद रखेंगे प्रतिशत स्लिप बराबर NS माइनस NR बटे NS गुणे 100। ये प्रतिशत स्लिप निकालने का फार्मूला है। तो मान रख देंगे हम। NS का मान कितना है? 1000 अभी निकाले हैं। NR का मान क्या है? 960 है बटा के NS यानी 1000। तो 960 में 1000 घटेगा, कितना बचेगा? 40 बटे 1000 काट लीजिए। तो इंटू 100 भी है, 100 भी है, तो 2 शून्य से 2 शून्य इधर कट गया, यानी टोटल कितना बचा हमारा? 4%। ठीक है, तो हमारा प्रतिशत स्लिप जो आ गया 4%। ऑप्शन में देख लेते हैं। तो 4% किस में दिया है? ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, 4%। आई होप आपको वीडियो या एक क्वेश्चन समझ में आया होगा। ठीक है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा 4%। क्वेश्चन नंबर दूसरा है ध्रुवों के बंकन, जो बंकन होता है को रोकने के लिए किस प्रकार के विद्युत रोधी इंसुलेटर का उपयोग किया जाता है? पहला तान, दूसरा विकृति सह, तीसरा पोस्ट, चौथा टोपी यानी कैप। तो ध्रुवों के जो बंकन होता है, जो आपका इंसुलेटर ट्रांसमिशन लाइन में लगता है, उसका जो बंकन होता है डिस्ट्रीब्यूशन में लाइन में लगता है, तो उसको क्षति से रोकने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं? तो ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा, तान का प्रयोग करते हैं। तान का और क्या बोलते हैं? इसे हम स्टे भी बोलते हैं। ठीक है, स्टे जो हमारा पोल पे लगा, पोल जो डिस्ट्रीब्यूशन पोल होता है, कहीं पे जब टर्न होता है या फिर मुड़ा हुआ होता है, तो वहाँ नीचे एक स्टे वायर लगा देते हैं जिसके पोल का सपोर्ट हो जाता है। तो वही क्वेश्चन में बोल रहा है ध्रुवों का जो बंकन है उसको रोकने के लिए किस प्रकार के इंसुलेटर का प्रयोग किया जाता है? तो तान इंसुलेटर का प्रयोग किया जाता है। तान को और भी कहते हैं स्टे, है ना, याद रखेंगे। तो ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर तीसरा हमारा पवन ऊर्जा रूपांतरण संयंत्र के लिए निम्न विकल्पों में से कौन सा कथन सही है? यानी जो हमारी पवन ऊर्जा होती है वह क्या करती है?
पहला दिया है पवन ऊर्जा रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करती है, गलत बात है। दूसरा है पवन गतिज ऊर्जा को उपयोग विद्युत ऊर्जा का उत्पादन करने के लिए प्रयोग किया जाता है, ये बिल्कुल सही बात है। जो पवन ऊर्जा होती है यांत्रिक ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करने के लिए उपयुक्त होती है। ठीक है, कैसे? जैसे पहाड़ी इलाकों में जब हम पवन चक्की को ऊपर लगा देते हैं, हमारी विंड जो हवा होती है चलती है, तो जिसके सहारे हमारी जो पवन की जो पत्तियां होती हैं, विंड की जो पत्तियां होती हैं वो हमारी रोटेट करती है। तो रोटेट करती है तो गतिज ऊर्जा उसमें होता है। तो जब गतिज ऊर्जा होता है तो वो किस में बदल जाता है? आपका गतिज ऊर्जा आपका विद्युत ऊर्जा में। जब रोटेट करने लगता है तो डायनेमो हमारा रोटेट करता है, जिससे हमें इलेक्ट्रिकल एनर्जी मिलने लगती है। तो मेनली किस में प्रयोग किया जाता है? पवन ऊर्जा गतिज ऊर्जा को उपयोग का विद्युत ऊर्जा में उत्पादन करने के लिए। तो ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। तीसरा दिया है स्थितिज ऊर्जा का उपयोग गतिज ऊर्जा नहीं। चौथा पवन तापीय ऊर्जा, ये भी नहीं। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर चौथा हमारा, एक उपकरण जो मुख्य सर्किट में पूर्व निर्धारित स्थिति के तहत एक सहायक सर्किट के खोलता और बंद करता है, उसे कहा जाता है डॉट डॉट डॉट। कोई एक उपकरण है जो मुख्य सर्किट में पूर्व निर्धारित स्थिति के तहत एक सहायक सर्किट को खोलता और बंद करता है, क्या कहते हैं? पहला दिया है एसी कॉन्टैक्टर, दूसरा दिया है टाइमर, तीसरा दिया है डीसी कॉन्टैक्टर, चौथा दिया है विद्युत चुंबकत्व। यानी जो ऑप्शन आपका डी है विद्युत चुंबकी बिल्कुल सही हो जाएगा। विद्युत चुंबकी के सहारे कोई भी सर्किट को स्थिति में जो सहायक सर्किट होता है उसे खोलता और बंद करता है। तो राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा विद्युत सर्किट। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। किसी भी संवाहक भाग और फ्रेम के बीच इंसुलेशन प्रतिरोध कितने से कम नहीं होना चाहिए? कोई भी संवाहक है यानी कंडक्टर है, चालक है, और फ्रेम के बीच इंसुलेशन प्रतिरोध कितने से कम नहीं होना चाहिए? इंसुलेशन प्रतिरोध कितने से कम नहीं होना चाहिए? पहला 1 मेगा ओम, दूसरा 1 मिली ओम, तीसरा 1 किलो ओम, चौथा 1 ओम। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा। 1 मेगा ओम से कम नहीं होना चाहिए। नहीं तो 1 मेगा ओम से अगर कम होगा तो रेजिस्टेंस का मान जो वहीं थोड़ा कम हो जाएगा, करंट का मान ज़्यादा हो जाएगा, जिससे हमें शॉक लग जाएगा। इसलिए 1 ओम से कम नहीं होना चाहिए। 1 ओम प्राय रहता है, तो 1 ओम बराबर कितना होता है? 10 पावर 6 ओम के बराबर होता है। तो अगर इतना इंसुलेटर का प्रतिरोध रहेगा तो हमें शॉक नहीं लगता है, हम आसानी से जो एलटी लाइन है, लो वोल्टेज की लाइन, उस पर वर्क कर सकते हैं। ठीक है, तो याद रखेंगे राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, प्रवर्तक सहित एक स्विच को मशीन के किसी भाग की गति से परिचालित किया जाता है, यह स्विच क्या कहलाता है? पहला एसपी स्विच, दूसरा टू वे स्विच, तीसरा इंटरमीडिएट स्विच, चौथा लिमिट स्विच। तो कोई प्रवर्तक है एक सही स्विच को मशीन के किसी भाग की गति को परिचालित करने में किया जाता है, तो जो स्विच होता है ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। क्या होता है? लिमिट स्विच होता है। ठीक है, जो लिमिट स्विच होता है वह कोई भी सर्किट है उसको ऑफ करने के लिए प्रयोग किया जाता है, लिमिट स्विच, है ना। तो ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, केबल पर कवर चढ़ाने का उद्देश्य किससे उसकी सुरक्षा करना होता है? केबल है, केबल पे जो कवर चढ़ाया जाता है तो किसके उद्देश्य के लिए सुरक्षा करना होता है? पहला रासायनिक क्षति, दूसरा यांत्रिक, तीसरा हमारा तापीय क्षति, चौथा विद्युतीय दोष। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा आपका, यांत्रिक क्षति। जो यांत्रिक क्षति होता है, जो केबल पे कवर चढ़ाते हैं तो उसका मेन उद्देश्य होता है यांत्रिक क्षति।
अब दूसरा बात करें वो क्या एडवांटेज होता है, उद्देश्य क्या होता है, तो दूसरा क्या होता है, अगर नंगा तार रहेगा तो कोई भी व्यक्ति है, वस्तु है, कोई भी संपर्क में आएगा तो उसके चपेट में आ जाएगा। तो उससे भी बचने के लिए हम केबल पे इंसुलेशन चढ़ाते हैं। तो इस क्वेश्चन के इस ऑप्शन के हिसाब से राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, यांत्रिक क्षति से बचाने के उद्देश्य में प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा अगला है, पौनी मोटर किस मोटर के लिए प्रारंभिक विधि है। जो पौनी मोटर होता है, फेमस है बहुत ये मोटर, किस मोटर के लिए प्रारंभिक विधि है। पहला प्रेरण मोटर के लिए, दूसरा श्रृंखला यानी सीरीज मोटर के लिए, तीसरा संधारित्र मोटर के लिए, चौथा तुल्यकालिक मोटर के लिए। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, तुल्यकालिक मोटर के लिए पौनी मोटर का प्रयोग किया जाता है। बात करें तुल्यकालिक मोटर यानी सिंक्रोनस मोटर, तो सिंक्रोनस मोटर सेल्फ स्टार्ट नहीं होती है, इसको अलग से एक डीसी सोर्स दिया जाता है, जो प्रायः पौनी मोटर का प्रयोग किया जाता है। जो डीसी सोर्स दिया जाता है 110 वोल्ट से 250 वोल्ट तक दिया जाता है, ठीक है, तो याद रखेंगे। और सिंक्रोनस मोटर जो है लीडिंग पावर फैक्टर, लैगिंग पावर फैक्टर और यूनिटी पावर फैक्टर तीनों पर वर्क करती है, ठीक है, यह भी याद रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यदि दो संधारित्र जिनमें से प्रत्येक 2 माइक्रोफैरड हैं सीरीज क्रम में जुड़े हैं तो कुल धारिता कितनी होगी। देखिए 2 संधारित्र हैं, वो आपका अगर श्रेणी क्रम में जुड़े हैं, यहाँ पे 2 माइक्रोफैरड और यहाँ पे भी 2 माइक्रोफैरड, तो श्रेणी क्रम में क्या होता है, 1/C इक्विवेलेंट 1/C1 प्लस 1/C2 या C1 C2 बटा के C1 प्लस C2। तो इसे हम सॉल्व करते हैं। अगर डायरेक्ट करना है तो अगर सेम वैल्यू होता है तो जितना सेम वैल्यू होता है और नीचे लिख देंगे जितना नंबर ऑफ वैल्यू होता है। तो यहाँ पे 2 है, 2/2 डायरेक्ट काट देंगे तो एक माइक्रोफैरड भी आ जाएगा। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। या इस फार्मूले से भी रख सकते हैं, इसमें भी रखेंगे तो उतना आएगा, 1 माइक्रोफैरड हो जाएगा, ठीक है। तो श्रेणी क्रम हुआ। अगर यही समांतर क्रम की बात करता तो डायरेक्ट हम C1 प्लस C2 कर देते, समांतर क्रम में जोड़ देते, 2 + 2 4 हो जाता, ठीक है। लेकिन श्रेणी क्रम में ये क्या हो जाता है, समांतर क्रम में हो जाता है, ठीक है, श्रेणी में जो हमारा है समांतर क्रम में हो जाता है। इससे पहले जो फिगर बनाए थे वह गलत हो गया था, वह श्रेणी क्रम था, श्रेणी क्रम में नहीं होता है। जो पूछता है जब श्रेणी क्रम में तो इसमें जो कैपेसिटर होता है उसमें समांतर क्रम में इसे कनेक्ट करते हैं, ठीक है, इसको याद रखेंगे। तो राइट आंसर कौन हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा 3 फेज इंडक्शन मोटर, 3 फेज जो है इंडक्शन मोटर, स्टार्टर वाइंडिंग का मान 3 फेज की आपूर्ति से जोड़ने पर क्या होगा। यानी 3 फेज का इंडक्शन मोटर है, स्टेटर वाइंडिंग का अगर 3 फेज से आपूर्ति से जोड़ते हैं तो क्या होगा। पहला रिवर्स चुंबकीय क्षेत्र निर्मित होगा, दूसरा घूर्णी चुंबकीय क्षेत्र निर्मित होगा, तीसरा हमारा अस्थायी चुंबकीय क्षेत्र निर्मित होगा या चौथा चुंबकीय क्षेत्र निर्मित होगा। तो देखिए 3 फेज इंडक्शन मोटर है तो उसको प्रायः स्टेटर में 3 फेज जब सप्लाई देते हैं तो एक क्या उत्पन्न होता है, एक आपका चुंबकीय घूर्णी चुंबकीय क्षेत्र निर्मित होगा। तो ऑप्शन आपका बी बिल्कुल सही हो जाएगा, घूर्णी चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा। अगला क्वेश्चन है, घरेलू तापीय उपकरणों के घटक किसके बने होते हैं। तो घरेलू तापीय जो उपकरण है उसके घटक है किससे बने होते हैं, पहला यूरेका, दूसरा टंगस्टन, तीसरा नाइक्रोम, चौथा चांदी। तो प्रायः किससे बने होते हैं,
ऑप्शन आपका सी बिल्कुल सही हो जाएगा। नाइक्रोम से बने होते हैं। जो घरेलू तापी यानी थर्मल जो भी इंस्ट्रूमेंट है वह आपका नाइक्रोम से बने होते हैं। बात करें यूरेका, तो यूरेका से क्या बनता है, तो हमारा जो स्टार्टर होता है, स्टार्टर हमारा यूरेका से बनता है। टंगस्टन, टंगस्टन का फिलामेंट होता है जो बल्ब में प्रयोग किया जाता है। चांदी, चांदी तो बहुत ही महंगी धातु होती है, इसका बहुत कम इलेक्ट्रीशियन में यूज किया जाता है, काफ़ी महंगा होने से कारण, लेकिन सबसे ज़्यादा जो कंडक्टिविटी होती है इसमें ही मिलती है हमें चांदी में। ठीक है, तो मेनली इसका जो कॉन्टेक्टर होते हैं ये सब बनाने के लिए प्रयोग किए जाते हैं चांदी में। ठीक है, तो ये इस क्वेश्चन का इस आंसर राइट आंसर ऑप्शन सी हो गया, नाइक्रोम। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एमसी वोल्टमीटर की सीमा को बढ़ाने में इसे किससे जोड़ना चाहिए। जो एमसी यानी मूविंग कॉयल है, वोल्टमीटर की सीमा बढ़ाने के लिए इसमें किसको किस में जोड़ना चाहिए। समांतर में संधारित्र, सीरीज में प्रतिरोध, समांतर में प्रतिरोध या सीरीज में संधारित्र। तो मेनली एमसी जो वोल्टमीटर की सीमा को बढ़ाने के लिए इसको क्या करते हैं, श्रेणी क्रम में प्रतिरोध जोड़ देते हैं। तो ऑप्शन जो आपका बी है बिल्कुल सही हो जाएगा, श्रेणी क्रम में प्रतिरोध को जोड़ देते हैं। ठीक है, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, चित्र में दिए गए प्रतीक की पहचान करें। ये आपका प्रतीक दिया गया है, इसको पहचान करना है। क्या है, पीएनपी ट्रांजिस्टर है। दूसरा एन चैनल क्षेत्र प्रभाव ट्रांजिस्टर है, यानी FET फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर बोला जाता है। तीसरा है पी चैनल प्रभाव ट्रांजिस्टर यानी फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर है। चौथा है एन प्रकार UJT का पूर्ण यूनि जंक्शन ट्रांजिस्टर। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। यह जो फिगर दिखाया गया है आपका एन चैनल क्षेत्र प्रभाव ट्रांजिस्टर यानी फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर होता है। तो एन चैनल में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन की संख्या बहुत ज़्यादा होती है, मेजॉरिटी में इलेक्ट्रॉन की संख्या ज़्यादा होती है। ठीक है, और पी चैनल में क्या होता है, होल्स की संख्या बहुत ज़्यादा हो जाती है मेजॉरिटी में। ठीक है, तो याद रखेंगे राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी एन चैनल क्षेत्र प्रभाव ट्रांजिस्टर। क्वेश्चन अगला है, फेज से फेज तक के वोल्टेज को क्या कहा जाता है। जैसे ए फेज है और ए भी फेज है, तो फेज से फेज जो वोल्टेज होती है उसे क्या कहा जाता है। तो बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसे ज़रूर याद रखेंगे। तो फेज से फेज जो वोल्टेज होता है उसे हम लाइन वोल्टेज कहते हैं। क्या कहते हैं, लाइन वोल्टेज कहते हैं। तो ऑप्शन देख लेते हैं, लाइन वोल्टेज, दूसरा अंडर वोल्टेज, तीसरा ओवर वोल्टेज, चौथा फेज वोल्टेज। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, लाइन वोल्टेज। वही बात करें, एक फेज रहेगा और एक न्यूट्रल रहेगा, तो इसके बीच जो होगा उसे क्या कहेंगे, यानी एक फेज और एक न्यूट्रल रहेगा तो उसके बीच जो होता है वोल्टेज उसे हम बोलते हैं फेज वोल्टेज। ठीक है, तो उसे क्या बोलेंगे, फेज वोल्टेज बोलेंगे। तो ये दोनों आप याद रखेंगे, अक्सर एग्जाम में पूछता रहता है, फेज से फेज को क्या कहते हैं और फेज से न्यूट्रल के बीच को क्या कहते हैं। तो फेज से फेज के बीच में जो होता है डिफरेंस उसको लाइन कहते हैं, लाइन वोल्टेज कहते हैं, और फेज और न्यूट्रल के बीच में जो वोल्टेज होता है उसे फेज वोल्टेज कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए लाइन वोल्टेज, फेज से फेज के बीच जो वोल्टेज होता है। क्वेश्चन नंबर हमारा अगला है, वह पदार्थ क्या कहलाता है जिसमें कोई संयोजी इलेक्ट्रॉन होते हैं जो इलेक्ट्रॉन्स को पूरे पदार्थ में विचरित की अनुमति देता है। पहला चालक है, सुचालक है, दूसरा ऊष्मारोधक है, तीसरा अर्धचालक है, चौथा अति ऊष्मारोधी है। तो दोस्तों राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, सुचालक। सुचालक क्यों होगा,
क्योंकि वह सभी कंडक्टर में इलेक्ट्रॉन्स को फ्लो कराता है। ठीक है, आपका जो वायर होता है तो वायर में क्या होता है, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, तो उसको कंडक्टर के थ्रू फ्लो कराया जाता है, चालक के थ्रू फ्लो कराया जाता है। वही बात करें इंसुलेटर रहता तो इसमें कोई चालक फ्लो नहीं करता। ठीक है, तो राइट आंसर आपका ए हो जाएगा, सुचालक पदार्थ। ठीक है, तो वीडियो यहीं तक आज रखते हैं, ये लास्ट था 15 क्वेश्चन। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर दोस्तों वीडियो पसंद आता है फीडबैक हमें ज़रूर दीजिएगा, एक बार लाइक करिए हमें और सपोर्ट करिए। और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कृपया हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए और कमेंट में ज़रूर लिखिए कि आपको वीडियो कैसा लगता है, ताकि हम आगे और अच्छा वीडियो लेकर आ सकें। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए, मस्त रहिए। जय हिंद, जय भारत।